हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसके लिए आपको ये कुछ पॉइंट्स जो है समझने की बहुत ज़रूरत है। ये हमारा थर्ड केस आ गया है इन क्वेश्चंस के अंदर। डिपेंडेंट सोर्स, जब एक सर्किट के अंदर डिपेंडेंट सोर्स आ जाता है और उसके ऊपर हमें थेवेनिन्स थ्योरम या नॉर्टन थ्योरम लगाना पड़ता है। अभी तो हम थेवेनिन्स थ्योरम के थ्रू हमें कहा गया सॉल्व करें, तो फिर हमें क्या करना होता है, उसकी जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होती है ना सर्किट की, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों केसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, थेवेनिन्स का भी नॉर्टन का भी। तो देखें, आपको पता ही है थेवेनिन्स और नॉर्टन कहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, बड़े से बड़े सर्किट को कट लगा के, कुछ सर्किट को एनालाइज करके आप उसका मेजर सर्किट रीड्रा करके उसको सिंप्लीफाई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। वैसे ही यहाँ पे आपके कोर्स के अंदर तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जो आउटपुट जहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी होती है उसी कंपोनेंट को कट करके वहाँ पे मतलब कि नॉर्टन और थेवेनिन्स अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास ये ऐसा कुछ सर्किट हो, तो इसके अंदर ये एक डिपेंडेंट सोर्स है जो वी नॉट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अब मैंने वी नॉट मेंशन नहीं की है। फॉर एग्जांपल वी नॉट इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज हैं। ठीक है जी। जस्ट समझाने के लिए सिंपल सी बात है, ये टू वी नॉट कह लें, टू वी नॉट है ये। ठीक है जी। जस्ट आपको मैंने एक कंसेप्ट देना है और मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। प्लस माइनस वी नॉट, प्लस माइनस वी नॉट, ओके हो गया। ये मैंने मेंशन कर दिया। अब ऐसा कुछ आ जाता है, तो ये कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। ये सारा मैंने नीचे समझाया हुआ है, असल में ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने, यानी आप समझाने के लिए ये रखा हुआ है। अब देखें, यानी ये जो वोल्टेज सोर्स है ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो कि इस रजिस्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस रजिस्टर के क्रॉस जितने वोल्टेज होंगे ये उनकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट उसको कट करके, यानी कि रजिस्टर को कट करके वहाँ पे पहले थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग यानी कि वीओसी वोल्टेज लगा दिया ओपन टर्मिनल्स लगा के। अब वीओसी लगा के जब मैं ये वीओसी वोल्टेज बच्चों कैलकुलेट कर लूँगा तो मुझे आर थेवेनिन्स कैलकुलेट करनी होगी। अब आपको पता है आर थेवेनिन्स अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मुझे सोर्सेज को शट डाउन करना होता है, लेकिन डिपेंडेंट सोर्स कभी शट डाउन नहीं होता, हमेशा इंडिपेंडेंट सोर्स ही शट डाउन होते हैं। तो लिहाजा ये तो डिपेंडेंट सोर्स है, इसको शट डाउन किया ही नहीं जा सकता। तो फिर दूसरा तरीका ये होता है कि हम वीओसी की जगह शॉर्ट वायर लगा के आईएससी को मालूम कर लें, यानी कि हम नॉर्टन्स थ्योरम का भी थोड़ा बहुत तरीका अप्लाई कर दें। अब ये नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई हुआ, यानी कि यहाँ पे हमने शॉर्ट वायर लगा के उसी जगह पे आईएससी मालूम कर ली। ठीक है। आईएससी जब मालूम हो जाती है तो फिर हम ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए आर थेवेनिन्स को मालूम करते हैं। वीओसी और आईएससी करके जैसे ही आर थेवेनिन्स मालूम हो जाती है, जो फिर आपको मेथड कहा गया क्वेश्चन के अंदर, अगर थेवेनिन्स कहा गया तो थेवेनिन्स का मेजर सर्किट ड्रा करते हैं, यानी कि वोल्टेज सोर्स के साथ रेजिस्टर को और थेवेनिन्स को सीरीज में लगा के जो वायर आपने कट की थी उसको अटैच करके अपने वोल्टेज फाइंड आउट कर लें, यानी कि जो भी आपने मालूम करना है, अननोन थिंग जो भी है। ठीक है। और अदरवाइज आप अपना थेवेनिन्स की जगह अगर नॉर्टन कहा गया तो वो थेवेनिन्स की जगह नॉर्टन का यानी मेजर सर्किट ड्रा कर लें, यानी आईएससी जो आपने मालूम किया उसके साथ आर थेवेनिन्स को पैरेलल में लगाएं और अपना अननोन जो वायर था जिसको आपने कट किया था उसको अटैच करें और फाइंड आउट कर लें। चलें अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा वो क्वेश्चन जिसके लिए मैं आपको वो सब कुछ समझा रहा था। तो देखें, वो कहता है फाइंड कीजिए वी नॉट को यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। अब यहाँ पे एक देखें, ये डिपेंडेंट सोर्स है जिसकी वजह से हमें वो सारा प्रोसीजर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इस रजिस्टर के क्रॉस मुझे वी नॉट फाइंड आउट करना है, तो मैंने इसको कट ऑफ करके यहाँ पे वीओसी वोल्टेज मेंशन आउट कर दिया है। ठीक है जी। तो अब ज़रा आपने गौर करना है, यहाँ पे मुझे वीओसी तो मालूम करने ही करने हैं। अब मैं कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करूँ? अगर मैं नोडल एनालिसिस का इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पे सुपर नोड की कंडीशन बनती है, और अगर लूप एनालिसिस का इस्तेमाल करता हूँ तो वो थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन मैंने एक यहाँ पे देखा कि नोडल एनालिसिस का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम सुपर नोड से भी बच सकते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता है, नोडल एनालिसिस में सबसे पहला काम होता है नोड्स को आइडेंटिफाई करना। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। ठीक है। जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच होती है वो हमारा नोड क्या कहलाता है? वो नोड कहलाता है हमारे पास अपना बाइनरी नोड। जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच होती है वो कहलाता है हायर नोड, और जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है वो हमारा कहलाता है सरफेस नोड। हमने हायर और सरफेस नोड सिर्फ कंसीडर करना होता है, बाइनरी नोड हमारा क्वेश्चन लंबा कर देता है। ठीक है। तो ज़रा गौर कीजिएगा, किसी एक नोड को आपको पता है हमें ग्राउंड भी करना होता है, अदरवाइज़ करंट फ्लो नहीं करता। तो सबसे पहले नंबर पे ये मेरे पास एक हायर नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है। ठीक है। एक ये वाली, एक ये वाली, और हाँ 3 हो गई। एक ये नीचे करंट सोर्स की। ठीक है। उसके बाद ये देखें, एक ये मेरे पास हायर नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, एक इस रेजिस्टर की, एक इस करंट सोर्स की, एक इस करंट सोर्स की, और एक ये मेरे पास एक नोड है। ठीक है। यहाँ पे भी 3 चीज़ों की वायर अटैच है, 2 रेजिस्टर्स की और एक इस वोल्टेज सोर्स की, और एक ये मेरे पास नीचे एक नोड बन रहा है जहाँ पे इस करंट सोर्स की, एक इस रेजिस्टर की,
वायर अटैच है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे ना असल में मैं क्या कर रहा हूँ, दो बाइनरी नोड भी कंसिडर कर रहा हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच है, तीसरी तो ओपन पड़ी हुई है, किसी कंपोनेंट के साथ तो नहीं अटैच। तो इनको कंसिडर करने की रीज़न ये है, क्योंकि मुझे अगर वीओसी मालूम करना है तो इनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे अगर मुझे वोल्टेज मालूम हो जाए तो मैं वीओसी को कंसिडर फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो दैट्स वाई मुझे इन दोनों को कंसिडर करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखें मसला क्या आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे इस नोड के ऊपर वोल्टेज लेता हूँ अननोन यानी V1 के नाम से, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे V2 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने V3 के नाम से ले लिए तो क्या होगा, इस V1 और इस V3 नोड के दरमियान में एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा और यहाँ पे सुपर नोड कंडीशन लग जाएगी, जो कि क्वेश्चन को लंबा कर सकती है। लेकिन आपको पता है किसी एक नोड को हमें ग्राउंड भी करना है, लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अननोन वोल्टेज ले लेता हूँ V3 के नाम से, ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैंने V3 के नाम से वोल्टेज ले लिए, तो यहाँ पे सुपर नोड की कंडीशन तो नहीं बनी, लेकिन इसका मतलब एक नोड बचा तो उसे मैं अब एक ग्राउंड कर सकता हूँ, तो इसको मैं ग्राउंड कर दूंगा जी, ठीक है, इसको मैं ग्राउंड कर दूंगा। ये देखें, ग्राउंड कहीं पे भी लगाया जा सकता है, एक नोड बस जस्ट ग्राउंड करना होता है। तो इसको ग्राउंड करने से देखें हम कितने बड़े प्रॉब्लम से बच गए हैं कि हमें सुपर नोड से बचत हो गई है। तो यार दिमाग का इस्तेमाल करें, सुपर नोड से बचा भी जा सकता है, हर दफ़ा सुपर नोड नहीं लगता। अब इसका फ़ायदा क्या होने जा रहा है, देखें ये नोड बनाने से ये फ़ायदा होने जा रहा है, यहाँ पे ग्राउंड नोड लगाने से मुझे V1 की डायरेक्ट वैल्यू मिलने वाली है, ये देखें। अब दो नोड्स के दरमियान में एक वोल्टेज सोर्स आ गया, सुपर नोड का कंसेप्ट तो लगेगा, लेकिन होगा क्या, मुझे इस नोड की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एक नोड की वैल्यू ऑलरेडी पता है। तो जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है, जिस नोड की तरफ, वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में आप लिखो, और जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में लिखो, इज इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू लिखो जो कि 12 है, और फाइनली आपको V1 की देखें वैल्यू मिल गई। ये बेनिफिट होता है अक्ल का इस्तेमाल करने का, ठीक है। अगर आप एनालिसिस को समझ गए तो कहीं पे भी मार नहीं खा सकते। अब मुझे देखें V1 की वैल्यू पता है, लेकिन मकसद तो मैंने बताया ही नहीं है, हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। मेन चीज़ है VOC को मालूम करना। VOC कैसे मालूम हो सकते हैं, देखें VOC जो वोल्टेज हैं वो दो नोड्स के सेंटर में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे भी वही चक्कर, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, VOC इज इक्वल टू, पॉजिटिव का टर्मिनल है जीरो की तरफ तो जीरो प्लस में आ गया, नेगेटिव का टर्मिनल है V3 की तरफ तो माइनस V3 आ गया, यानी कि VOC बराबर है इस वक्त माइनस V3 के, ठीक है। तो V3 को मालूम करना होगा। अब देखें ज़रा, इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है जो कि IX है, तो मुझे IX की इक्वेशन भी बनानी होगी। देखें IX की क्या इक्वेशन बनती है, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स है 2IX, ही IX की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है जो कि इस वायर में फ्लो कर रही है करंट। तो ये इस नोड में से लीव कर रही है, लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ लगेगा। तो इस नोड में से लीव करिए, जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे आपने माइनस लिखना होता है, ठीक है। V1 माइनस, यहाँ से लीव करती है इस नोड में एंटर करती है तो V1 माइनस V2 ओवर जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई, ठीक है जी। ये आपने इसकी इक्वेशन लिख दी IX की। अब इस नोड के की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, मुझे जस्ट क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे V2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि IX की जो मतलब कि अगर V3 की, मुझे मेन चीज़ तो V3 की वैल्यू है ना, लेकिन V3 के नोड के घेरे जो नोड के अंदर वायर्स आ रही हैं उनमें IX भी इंक्लूड हो जाएगा। तो IX की जो वैल्यू है वो V2 पे डिपेंड करती है, V2 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं V2 की वैल्यू पहले मालूम कर लेता हूँ। अप्लाई KCL एट नोड 2, ठीक है बच्चों। तो KCL क्या कहता था, सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है, ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस नोड में जितना करंट एंटर करेगा वो हम एक साइड पे लिखेंगे और जितना लीव करेगा उसको एक साइड पे लिखेंगे। तो मैं लिविंग करंट्स हमेशा क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखता हूँ इज इक्वल टू की, और राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स। तो पहले मैं लिविंग करंट लिख देता हूँ। अब इस नोड के घेरे में टोटल 3 वायर है, एक ये दोनों एंटरिंग करंट्स हैं। ये इसकी एक लिविंग करंट बस बनाई जा सकती है क्योंकि ये मुझे इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू नहीं पता, वो एक अननोन करंट है। तो मैं लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ लगाऊंगा, मैं यहाँ से करंट को लीव करवा दूंगा V2 में से, तो V2 माइनस, क्योंकि जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे आपने माइनस लिख देना होता है। V2 माइनस जाके V1 में एंटर हुई करंट, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में, विच इज़ इक्वल टू, बाकी दोनों करंट्स एंटर कर रही हैं तो एंटरिंग करंट्स इस साइड पे जमा हो जाएंगी दोनों, 2IX, ठीक है जी। सारी वायर्स की हमने करंट लिख ली। अब 1 के इसका यार देखो, ये जो बटे में 1 के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल V2 माइनस V1, और यहाँ पे इसके साथ जब 1 के ज़रब हुआ तो ये सिंपल 2 रह गया, और इसके साथ जब 1 के ज़रब हुआ तो ये 2K बना, और IX की जब हमने इक्वेशन पुट की V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1K, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, K से गया। अब देखें, हम जो कंपोनेंट्स की वैल्यू पता है उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है।
मुझे V1 की वैल्यू पता है तो ये तो कैंसिल हो चुका हुआ ना। V1 की वैल्यू पता, V2 की नहीं पता। ये देखें ये बन रहा -2V2 जो कि इधर आके हो जाएगा +2V2 और +2V2 और V2 3V2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो -V1 है दूसरी जानब जाके +V1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 था +V1 और ये 2V1 टोटल हो जाएगा 3V1। ये ऐसे कुछ बन जाएगा। V2 इधर ही रह गया और 3 इधर आके डिवाइड हो गया। 2 + 3 इंटू V1 की वैल्यू पुट करो जो कि आपके पास कितनी थी -12 और बटे में होल के बटे में हमारे पास इस वक्त 3 आ चुका है यहाँ से। तो ये देखो क्या बन रहा है, 12 3 बार 36, 36 -36 जमा 2 -34/3 आ रहा है। -34/3 करके देखते हैं कितना बनता है। तो ये आ रहा है -11.3 वोल्ट, ठीक है जी। ये मेरे पास आ रहा है V2 का वैल्यू। अब V2 मालूम हो चुका है तो मैं इजीली V3 के ऊपर KCL अप्लाई कर सकता हूँ। अप्लाई KCL एट नोड 3, ठीक है जी, ये आपने लिखना है। अब इस नोड के अंदर देखा जाए तो दोनों की दोनों लिविंग करंट्स है, बाहर जा रही हैं। यानी कि इसकी तो करंट ये तो बाहर जा रही है ना, तो लिविंग करंट को इस साइड पे लिख दूंगा 2Ix और दूसरी जो करंट है वो मैं लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ से लिखूंगा। इस वायर की करंट यहाँ से मैं करंट को लीव करवाता हूँ V3 माइनस, यहाँ से करंट लीव करते हुए जाके एंटर हुई V1 में, तो V3 माइनस V1 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में विच इज़ इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है जी। अब Ix की तो हम पहले ही ऊपर इक्वेशन वैल्यू फाइंड आउट करके रख लेते हैं। V1 की कितनी वैल्यू थी हमारे पास -12, माइनस V2 की कितनी वैल्यू आई है -11.3, ठीक है। तो माइनस इंटू -11.3 हो जाएगा +11.3, ठीक है जी। और बटे में है 1 के, तो ये कितना बन जाएगा देखें, प्लस एक मिनट, -12 जमा 11.3 डिवाइडेड बाय क्या करना है यार, आंसर बताओ क्या आया, -0.7 बच्चों, ये आ जाता है -0.7 मिली एम्पेयर, ठीक है। Ix आपको मालूम हो गई है। तो अब आप डायरेक्ट Ix को पुट कर सकते हो, यानी कि ये दूसरे झंझट से बचने के लिए। और 1K से हम पूरी इक्वेशन को बाद में मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। देखिए जब 1K से पूरी इक्वेशन को ज़रब दी तो ये हो गया 2K, ठीक है, क्योंकि 1K से ज़रब दे रहे हैं ना बटा कैंसिल आउट करने के लिए। ये 2K हो गया और अंदर Ix की अब मैं वैल्यू पुट करने लगा जो कि है -0.7 मिली, प्लस V3 माइनस V1 की वैल्यू आगे पुट करनी है। V1 की कितनी वैल्यू आई है, -12 थी ना हमारे पास, तो माइनस इंटू -12 यानी +12 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखें ये V3 की आपके पास वैल्यू आने लगी है 12। बच्चों देखो इधर 12 प्लस था, दूसरी जानब जाके -12 हो जाएगा और इधर ये -2 के से ज़रब हो रहा था, किलो मिली से कैंसिल हो जाएगा और -2 यानी ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.7 माइनस 1.4 जो कि दूसरी जानब जाके हो जाएगा +1.4, ठीक है। और इसको सॉल्व करें तो कितना बनता है, -12 जमा 1.4 -10.6 वोल्ट। तो अब आप देख सकते हैं अगर उस इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करूं ये वाली, तो यानी कि VOC की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, VOC मेरे पास आ रहे हैं माइनस इंटू -10.6 यानी कि 10.6 वोल्ट, ठीक है जी। ये एक काम अभी हमारा डन हुआ है। अब हम दूसरा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट वायर लगाएंगे। तो मैं सर्किट ड्रा करके फिर आपसे बात करता हूँ, वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी। हाँ तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने सर्किट को रीड्रा कर दिया, ठीक है जी। अब जस्ट मैंने क्या किया, इनके वेरिएबल्स के नाम चेंज कर दिए हैं। Ix प्राइम इनको कह दिया क्योंकि वो प्रीवियस वाली जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़ी डिफरेंट दिखाने के लिए, उस्ताद कोई अगर चेकर आ जाता है तो उसको पता तो होना ये उस सर्किट की कैलकुलेशन है ऊपर वाली और ये नीचे वाले सर्किट की अभी कैलकुलेशन करने लगा बच्चा, ठीक है। तो हम इनके वेरिएबल्स के नाम चेंज कर देते होते हैं। अब मैं ISC के लिए करने लगा हूँ सारी कैलकुलेशंस। तो ISC कैलकुलेट करने के लिए तो मैं यहाँ पे भी नोडल एनालिसिस टेक्निक का ही इस्तेमाल करूँगा, लेकिन आप ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे नोड ज़रा आइडेंटिफाई करें। पहले ये वाला नोड है हमारे पास और एक ये वाला नोड है, ये तो हमें पता ही है हायर नोड है दोनों। तो यहाँ पे हमारे पास V1 और V2 और V3 हम ले चुके हुए हैं। इनको हम चलें V4 और V5 ले लेते हैं, ठीक है। अब जो एक पीछे नोड बचा है ना बच्चों, आप कह रहे होंगे टोटल तो पीछे अभी 2 और नोड है, लेकिन यहाँ पे असल में पीछे एक ही नोड बचा। उसकी रीज़न ये चेक कीजिएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच है, एक इस करंट सोर्स की एक इस रेजिस्टर की। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे भी 2 चीज़ों की वायर अटैच है, कि इस करंट सोर्स की एक इस वोल्टेज सोर्स की। लेकिन इन 2 नोड्स के दरमियान में एक शॉर्ट वायर अटैच है।
यानी कि ये सिंगल नोड है, ये पूरे का पूरा एक ही नोड है। ये मैं बाउंड्री जस्ट आपको समझाने के लिए ड्रा कर रहा हूँ, आपने ड्रा करने नहीं बैठ जाना पेपर में, ठीक है। ये पूरा एक ही नोड है जिसे हम ग्राउंड कर देंगे कि बिकॉज एक नोड का ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर मुझे आई एस सी को फाइंड आउट करना है ना, तो मैं इस नोड की मदद से आई एस सी को फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैं इसको एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, लेट से ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है, मैंने इसको सेकंड पॉइंट कह दिया। तो इसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट के एक क्रॉस बच्चों देखो टोटल 3 वायर्स हैं, एक ये वाली, ये एक अननोन करंट है जिसे हमने मालूम करना है, एक ये वाली वायर और एक ये वाली वायर। इस वायर में मैं करंट फ्लो करवा देता हूँ अपनी मर्जी से, अपनी एक डायरेक्शन देके, ठीक है, I1 के नाम से चले, ठीक है। अब अगर देखें, गौर करें, अगर मुझे I1 और ये 2IX प्राइम की वैल्यू पता चल जाती है तो मैं ISC को मालूम कर सकता हूँ, और यही हमारा मेन टारगेट होगा। अब देखिए मैं वैल्यू कैसे मालूम करता हूँ, ज़रा गौर करें बच्चों। अब ये ग्राउंड नोड है और ये यहाँ पे एक हमारे पास नोड के वोल्टेज है जो कि हम मालूम कर सकते हैं यहाँ पे, यानी वही कंसेप्ट जो प्रीवियस में लगाया था। जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे, और जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, जो कि ग्राउंड नोड है, क्योंकि यहाँ पे भी 0 वोल्ट की सप्लाई ही आ रही है, विच इज़ इक्वल टू 12, यानी कि V4 हमारे पास आ गया -12 के बराबर, ठीक है। अब देखें, ये जो मुझे V4 की वैल्यू मिल गई, ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी आने वाले टाइम में। कैसे, आपको पता चल जाएगा। अब पहले तो मैं IX प्राइम की इक्वेशन बनाता हूँ, क्योंकि एक यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है। तो IX प्राइम की देखें क्या इक्वेशन बन रही है। ये जो करंट है V4 में से लीव करती है, तो जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज आगे माइनस जाके V5 में एंटर कर रही है, और जितनी करंट यानी जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई है वो आगे जाएगी बटे में। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस नोड के ऊपर लगाता हूँ KCL, अप्लाई KCL एट नोड। इसको नोड आप कह सकते हैं अपना ना, नोड 2, इसको स्पेसिफिक नोड 2, या आप सिंपल कह लें बच्चों, अप्लाई KCL एट पॉइंट V5, ठीक है। वो समझ जाएगा आपका उस्ताद के V5 के ऊपर, यानी ये KCL लगाना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो एट नोड 5, क्योंकि नोड 5 भी कहा जा सकता है इसको V5 जो हमने कहा हुआ है, क्योंकि ये नोड का पॉइंट ही मेंशन आउट कर रहा होता है ये नंबर। तो चलें KCL अप्लाई करते हैं इस नोड पे। तो सबसे पहले नंबर पे मेरे पास 2 एंटरिंग करंट्स और एक, आपको पता है यहाँ से ऐसे लीविंग करंट हमने बनानी है। इस नोड में से एक करंट को लीव करवाता हूँ, V5 माइनस V4, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में, ठीक है। और बाकी 2 आपको पता है एंटरिंग करंट्स है, वो दूसरी साइड पे लिखी जाएंगी, 2IX प्राइम प्लस 2 मिली। अब इसका ये जो 1 किया उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, V5 माइनस V4 की वैल्यू जो कि -12 है, यहाँ पे 2K बन गया, ठीक है, किलो ऊपर आके मल्टीप्लाई हुआ। तो IX प्राइम की वैल्यू मैंने पुट की V4 माइनस V5 डिवाइडेड बाय 1K, और 2 मिली के साथ जब किलो ज़रब हुआ तो सिंपल 2 रह गया, किलो किलो से कट गया। अब देखें ये आ रहा है V5 प्लस 12 विच इज़ इक्वल टू V4 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, -12 है ना, हाँ जी, -12 माइनस V5 प्लस 2, और ये सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, एक मिस्टेक हो रही है, इन दोनों के साथ मैंने अभी ना 2 को ज़रब देनी थी, वो नहीं दे रहा, ठीक हो गया जी। ये 2 के साथ ज़रब भी खाना है ना इनने, तो वो काम नहीं था मैं कर रहा। अब देखो बच्चों होगा क्या, ये जो V5 है ये -2 V5 है, वो V5 -2 V5 दूसरी जानिब जाके +2 V5 हुआ, तो 2 V5 और +V5 3 V5, ठीक है। और इधर -24 बन रहा था, ठीक है, 2 12 बार 24, -24 प्लस 2 -20 रह गया, -20 में ये 12 इधर आके -12 हो जाएगा, -20 -12, तो देखो ये कितना बनता है फिर। तो ये V5 की आपको वैल्यू मिल रही है क्या, देखें ये 32 बन रहा है, -32 डिवाइडेड बाय 3, तो देख लें कितना बनता है, -32 डिवाइडेड बाय 3, ये आता है -10.67, ठीक है जी। ये आपके पास आ गई इसकी वैल्यू V5 की। अब मुझे V5 की वैल्यू भी पता है, तो मैं इजीली बच्चों पता क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे I1 की और IX प्राइम की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। देखें कैसे, I1 की पहले वैल्यू मालूम करके दिखाता हूँ। I1 इज़ इक्वल टू, ये जो करंट है ये देखें कहाँ से लीव कर रही है, ग्राउंड नोड में से, तो लिहाजा 0 माइनस आगे जाके एंटर करती है V4 में, तो यानी 0 माइनस V4, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में, तो ये तरीकाकार है। माइनस इंटू V4 की वैल्यू जो कि आपके सामने 12 है, -12,
और बटे में 1 के, तो यानी इसकी वैल्यू आ गई 12 मिली अम्पेयर। ठीक हो गया जी। अब मुझे आई एक्स प्राइम 2 आई एक्स प्राइम की वैल्यू मालूम करनी है, ये भी एक करंट है ना, तो मुझे सिंपल आई एक्स प्राइम की ही वैल्यू मालूम करनी है, बाद में मैं उसे पुट कर दूंगा उसमें। ठीक है, तो वो मैं डायरेक्ट बच्चों मालूम कर सकता हूँ केसीएल अप्लाई करके इस पॉइंट पे। ठीक है, आपने लिखना है अप्लाई केसीएल एट पॉइंट 2, तो केसीएल अप्लाई करने जा रहे हैं हम पॉइंट 2 के ऊपर। अब देखें इसके अंदर एक एंट्रिंग करंट है और बाकी 2 लिविंग करंट है जो कि दूसरी जानिब आ जाएंगी। I1 यानी लिविंग करंट का सम दूसरी साइड पे आ जाएगा ना। ये देखें, ये इस वायर की भी करंट लीव कर रही थी, ये भी लीव कर रही थी, तो ये दोनों दूसरी साइड पे आ गई। अब वैल्यूज़ पुट करो। I1 की वैल्यू आपने मालूम कर दी हुई है 12 मिली प्लस 2, इसकी आपने मालूम करनी है आई एक्स प्राइम की। आप इक्वेशन पुट करो, V4 माइनस V5 डिवाइडेड बाय 1 के। वैल्यूज़ पुट करो, 12 मिली प्लस 2 इंटू V4 की कितनी वैल्यू है -12, माइनस V5 की कितनी आई है -10.67, जो कि इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10.67 प्लस हो जाएगा, और बटे में 1 के। तो इसको कैलकुलेट करते हैं कितना बनता है। 12 जमा 2 इंटू -12 जमा 10.67। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये बच्चों आपके पास आता है 9.34 मिली एम्पेयर। ISC आपके पास आता है 9.34 मिली अम्पेयर। ठीक है जी। अब आपको ISC भी मिल गया, VOC भी मिल गया। ये क्वेश्चन तो लंबा हो ही गया हुआ है, लेकिन ये लंबा कर होना ही होना था क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है। आप RThevenin मालूम कर सकते हो VOC और ISC करके। तो VOC आपके पास 10.6 आई थी और ISC आपने अभी अभी देखा 9.34 आई है मिली। तो इसको देखते हैं कितना बनता है। 10.6 डिवाइडेड बाय 9.34, तो ये बच्चों आपके पास आ जाता है रेजिस्टेंस 1.13 किलो हम। ठीक है, अब हम इसका दूसरे पेज पे जाके मेजर सर्किट बनाते हैं। मेजर सर्किट आप देख सकते हैं, VOC आपकी 10.6 के साथ ये सीरीज़ में रजिस्टर लगेगा और ये 1 किलो हम जो हमने कट किया था वो लगेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने ये सर्किट न्यू पेज पे ड्रा कर दिया। ठीक है, तो ये देखें आर थेवेनिन्स की ये वैल्यू थी, VOC की ये वैल्यू थी, क्योंकि थेवेनिन्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा हुआ तो हमने थेवेनिन्स का ही मेजर सर्किट ड्रा करना है। तो उसके साथ मैंने वो कट ऑफ रजिस्टर वाली वायर अटैच कर दिया। V0 मुझे मालूम करना है, एक सिंपल सिंगल लूप है, तो इसके ऊपर हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के V0 मालूम कर सकते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, जिस रजिस्टर के क्रॉस से आप वोल्टेज फाइंड आउट करें उसकी रजिस्टेंस को ऊपर रखें, बटे में रखें टोटल रजिस्टेंस यानी कि उसकी अपनी रजिस्टेंस प्लस जो बाकी के रजिस्टर्स हैं उनकी रजिस्टेंस, मल्टीप्लाई करवा दें सप्लाइड वोल्टेज के साथ जो कि 10.6 है, यही सप्लाइड वोल्टेज सोर्स है ना। तो वैल्यू कैलकुलेट कर लें, 10.6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.3 सॉरी 1 प्लस 1.13, तो ये हमारे पास जी आता है 4.97 वोल्ट। ठीक है जी, अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 5 वोल्ट।